नमस्कार, हुआ सभे देख रहल बानी संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार। अब बनारसी अंदाज में शिक्षा के लेकर के आज देश में बहुत बड़ी पैमाने पर धांधलीबाजी घोटालेबाजी होते, जेमें अभी हाल में यूपी पुलिस भर्ती का पेपर लीक भरल है। फिर बीच में और बहुत सारे भर्ती का पेपर लीक भयल। वही में अब नीट वाला मामला भी आ गया बड़ी दमदारी से और बहुत चर्चा में बा। तो ए पर हमारे साथ बात करे बदे हमारे शिक्षक जी अम्मा, आपका नाम सर जी सोनू सर जी, तो उनसे हम लोग बात करल जी और जानकारी लेवल जी कि ई पेपर लीक का मामला आखिर इतना ज़्यादा होत काहे के ह, एकरे पीछे का कारण का ह, एकरे बाद एकर समाधान का ह। तो सबसे पहले सर जी आपका परिचय। हेलो, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं जय भीम कोचिंग सेंटर का संस्थापक हूं और मेरा मकसद है कि इस शिक्षा व्यवस्था को कैसे व्यापार न होकर एक समाज सेवा के तहत कार्य किया जाए और सभी शिक्षा जो बराबरी का है, सबको सम्मान मिले, चाहे वो मजदूर का है, चाहे इंजीनियर का हो, चाहे डीएम का हो। जब तक ले शिक्षा सम्मान नहीं होगी तो इसी तरह से शिक्षा में द्विस्तरीय पद्धति का निर्माण होता जाएगा और इसमें जो गरीब तबके के लोग हैं वो अधिक परेशानी में रहेंगे, शिक्षा अर्जित नहीं कर पाएंगे। सर जी, बाबा साहब के समय में बाबा साहब कहना कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जे पी ऊ दहाड़ी। लेकिन आज शिक्षा इतना महंगा हो गई है कि पिए के छोड़ा होके छुअब भी लोगन के लिए दुश्वार हो गल। इतनी महंगी शिक्षा हो गई है। तो ये महंगी शिक्षा के दौर में गरीबन का लड़का कैसे पढ़ पाइए, पहले ये पर आप थोड़ी सी बात करो। देखिए, शिक्षा को महंगा करने वाला खुद पेरेंट्स है। मान लीजिए कि जिसके घर में अथाह संपत्ति आज रही है, वो सोच रहा है कि गरीब के साथ के लड़कों के साथ बैठकर शिक्षा अर्जित नहीं करना। वो अपने बच्चों को अलग दिखाने के लिए प्राइवेटो स्कूल का सहारा ले रहा है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं, क्या गारंटी देते हैं कि हमारे स्कूल से कोई लड़का पढ़ कर जा रहा है, अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहा है? क्या गारंटी लिख कर देंगे कि प्राइवेट वाले स्कूल वाले लड़के जो पढ़ते हैं वही नौकरी पाते हैं? ऐसा नहीं तो नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है कि जो अभिभावक को समझना चाहिए कि जिस तरह से सिलेबस है यूपी बोर्ड का या सीबीएसई बोर्ड का, वो एक ही है, बस लैंग्वेज का डिफरेंट है। तो लैंग्वेज जो हमारे पेपर आते हैं वो दो लैंग्वेज में आते हैं, कि हिंदी वाला आता है और एक आता है सीबीएसई बोर्ड वाला इंग्लिश माध्यम का। तो इंग्लिश माध्यम का जब आपको लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं है, सरकार आपको कर रही है कि आप हिंदी में दीजिए, हिंदी में डीएम बनिए, और इंग्लिश में दीजिए, इंग्लिश में, तो भाषा के लेकर इतनी शिक्षा को महंगा करने की क्या ज़रूरत है? भाषा की न बस मान है, तो आप भाषा चाहे किसी चीज़ के विषय में हिंदी में जानते हैं, आप सीबीएसई बोर्ड वाला लड़का इंग्लिश में जानता है, लेकिन दोनों का जो आगे चलकर इंटर पास होगा या बीए करेगा, सब एक ही उसको भी डिग्री एक ही मिलेगी और सीबीएसई बोर्ड वाले की भी डिग्री अलग मिलेगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पेरेंट्स को आगाज़ करने की कोशिश करने जा रहा हूँ। जिस तरह से अपने बच्चों को वो प्राइवेट में ढकेल रहे हैं, मतलब कि जो हमारी संस्कृति को खोकर विदेशी सीबीएसई बोर्ड का ग्रहण कर रहे हैं पाठ्यक्रम को, वो हमारे समाज के लिए नहीं उचित है। इससे हमारे गरीब तबके के लोग बहुत परेशान होंगे, क्योंकि आप तो पैसे वाले हैं, आपके पास इनकम आ रहा है अच्छे खासे, तो आप तो अपने लड़कों को हाई फाई पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन हमारे जो गरीब बच्चा है वो कैसे पढ़ पाएगा? जब नहीं पढ़ पाएगा तो इसके लिए आपको विचार करना न पड़ेगा, क्योंकि आप समाज के एक अंग हैं। देखिए, आरक्षण के लोग बात करते हैं, आरक्षण यदि समाज में चलता है तो विरोधी हो जाता है, लेकिन परिवार में जैसे हमारा भाई बीमार हो गया तो हमारे पिता हमको मंथली 1000 खर्च कर रहे हैं, 1000 खर्च कर रहे हैं, किसी तरह से हम बीमार हो गए, तो और हमारे भाई पर पिताजी भी 1000 खर्च कर रहे हैं मंथली। तो इससे क्या होता है कि हम बीमार हो गए तो पिताजी क्या सोचेंगे कि जो हमारा ठीक लड़का उस पर ही 1000 खर्च करेंगे? नहीं करेंगे। पिताजी तो दोनों पर सोचे हैं ना। सोचेंगे, क्योंकि जो ठीक
ठीक लड़का है उसी को उसका जो 1000 खर्च कर रहे थे उसका काट कर जो बीमार लड़का है उस पर खर्च करेंगे। सोचेंगे कि ये बीमार लड़का यदि हमारा ठीक हो जाएगा, बाद में जो अच्छा लड़का है, स्वस्थ लड़का है, उस पर हम खर्चा बाद में करेंगे। उसी तरह से समाज है, जैसे समाज में एक अमीर है, एक गरीब है, तो समाज में जितने वर्ग हैं तो अमीर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि एक हमारा गरीब है समाज, उसको अपने साथ साथ लेकर चलना चाहिए। जब साथ साथ लेकर चलेगा तो हमारा समाज अधिक प्रोग्रेस से विकास करेगा। सर जी आपसे पूछल चाहब कि आजकल बहुत ज़्यादा पेपर लीक का मामला आवत है। अभी बोर्ड परीक्षा में भी पेपर लीक कई विषय के होगी ना, सीबीएसई में भी, यूपी बोर्ड में भी और तमाम राज्य में भी ई चीज़ देखे के मिलल है। ओकरे बाद कई वैकेंसी में भी ई चीज़ भल है। अभी नीट के पेपर में हो गल जौन मेडिकल लाइन का, इंजीनियर लाइन का जो पेपर होला बड़ा स्तर पर, ओमे भी भला और बहुत चर्चा में है। तो ई पेपर लीक का मामला सरकार के द्वारा, कुछ लोग तो कहते हैं कि सरकार के मन हाथ हो, और कुछ लोगन का कहना है कि नहीं ये कुछ बड़ा गैंग है, कुछ लोग हम कुछ गिरोह है जेकरे कारण होला। तो आप का कहते हैं कि ये कैसे होते इतना बड़े पैमाने पर लीक, पेपर लीक वाला मामला? देखिए, कोई भी लीक कराने का 2 ही रीज़न होता है। ये समाज में जो स्टूडेंट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो पढ़ने वाला होता है, एक किसी तरह सोचता है कि हम नकल पास कर कर और नौकरी को हासिल कर लें, एडमिशन दाखिल कर लें। तो इसका मैं सर्वप्रथम मानता हूँ कि स्टूडेंट ज़िम्मेदार है, क्योंकि जो नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो अपनी कहीं से सोर्स लगाकर ये पेपर लीक कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सरकार जो नीट की पेपर कराती है, एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी, वो क्या करती है कि अपने जैसे कि वो पेपर प्रस्तुत करने के बाद जब हम लेने के लिए नहीं तैयार होंगे, वो एनटीए क्यों कराएगी? तो पहली बात है कि स्टूडेंट पर निर्भर करता है कि यदि वो पढ़ा रहेगा, अपने पर गर्व रहेगा कि हम पढ़े रहेंगे, हमको नकल की आवश्यकता नहीं है, तो हम नहीं लेंगे। लेकिन जिस स्टूडेंट को डर रहेगा कि यदि हम नहीं पढ़े हैं, माँ बाप का सपना पूरा करना है किसी तरह से, तो वो गलत सहारा लेगा, जो समाज के लिए घातक है। क्योंकि वह सोचेगा कि हमें किसी तरह जॉब चाहिए। जॉब लेने के लिए वह यह घातक अपराध कर रहा है, जिसके कारण जो मेहनत कर रहा है, जो परीक्षार्थी या विद्यार्थी मेहनत कर रहा है, वह क्या कर रहा है, उसकी जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जा रहा है, और जो नहीं मेहनत कर रहा है उसके साथ उज्जवल हो जा रहा है। तो यही हमारा कहना है कि ये आज तक तभी सुधरेगा जब सरकार सुधरेगी, सरकार के साथ साथ स्टूडेंट सुधरेगा, और स्टूडेंट के साथ साथ अभिभावक सुधरेंगे। क्योंकि अभिभावक नहीं चाहते हैं कि पेपर लीक हो। आप खुद अभिभावक कहते हैं कि किसी तरह से हमारे बच्चों को नकल मिल जाए, हम पुलिस का एग्ज़ाम का दिवा देंगे, मेडिकल। तो तीनों इसमें जिम्मेदार हैं। एक लोग को जिम्मेदार होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब जिम्मेदार हैं। मतलब आपके कहे के हिसाब से कि पहले स्टूडेंट भी जिम्मेदार है, उनका अभिभावक भी जिम्मेदार है, फिर सरकार जिम्मेदार है। अच्छा आप ये बताइए कि एनटीए जो ना बतौनी है, ये बहुत तेजी से एक ऊपर सवाल उठत है कि ई धांधली जानबूझ के करावत हम। तो अब ए पर आपका कहब कि एनटीए सच में जिम्मेदार है कि ये गार्जियन खाली स्टूडेंट जिम्मेदार हम? देखिए, एनटीए जैसे हम कोई संस्था खोलते हैं, जब उसको लेने वाला आएगा तभी ना वो संस्था देगी। एनटीए परीक्षा कंडक्ट कराती है नीट का, तो हम जब नकल नहीं लेंगे या हम नहीं पढ़े होंगे, अभिभावकगण सोचेंगे कि हमारा लड़का पढ़ कर प्रवेश दाखिल करे, तो फिर अपने लड़कों को क्यों और नकल से पास कराना चाहेगा? बात बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसी तरह से एनटीए जो होता है, एनटीए की मजबूरी हो जाती है कि जैसे जो पूंजीपति लोग होते हैं वो सोचते हैं किसी तरह से हमारा बच्चा इस कॉलेज में दाखिला पा जाए। दाखिला पाने की वजह से वो सोचेंगे कि एक पेपर लीक होए तो किसी तरह से आजकल नेटवर्किंग है, जहां नेटवर्किंग आया वहीं से पेपर लीक होने का समस्या उठा, क्योंकि किसी सूचना को पहुंचाने का सरल माध्यम बन गया। पहले इतना नहीं साधन था, हम लोग के पास संसाधन भी नहीं था, सूचना बहुत मुश्किल से पहुंचता था, जिसका कि 2-3-4 डाक माध्यम से पहुंचता था, कबूतर माध्यम से पहुंचता था, और विचार के आदान प्रदान से पहुंचता था। लेकिन आज के माध्यम में ये ज़माना ऐसा है कि डिजिटल ज़माना है, डिजिटल सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया में कोई भी बात या समाज के लिए घातक
घातक हो या समाज को सुधारने के लिए, वो बहुत जल्दी से ही फैल जाती है। तो इसका रीज़न है कि एनटीए को मैं कुछ हद तक जिम्मेदार मानता हूँ, लेकिन उससे ले ज़्यादा जो पेरेंट्स सोचते हैं कि अपने बच्चे का एडमिशन कहीं अच्छे यूनिवर्सिटी में करा दें, वो पढ़ कर नहीं बल्कि किसी संसाधन के माध्यम से, किसी गलत रास्ते के माध्यम से। गलत रास्ते के माध्यम से, इसी तरह से ये पेपर लीक होता है। उसके बाद एनटीए की भी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि एनटीए के ऊपर भी लोग हैं, सरकारें हैं, उस सरकार है, दबाव बना था हमेशा। हाँ, दबाव बन रहा है, इसके चलते होता है। अच्छा साहब ये बताई कि सरकार तो जिम्मेदार थोड़ा बहुत है, एनटीए भी है, एके सुधारल कैसे जा सकल, एके सुधारे में कौन आपके पास उपाय? देखिए, सुधारा तब जा सकता है जब जैसे सुधारने वाले लोग होंगे। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे जो एनटीए होती है, एनटीए को जो पारदर्शिता लाना पड़ेगा अपने काम में, कि हमने पेपर कराया, बच्चों के सामने जो भी पारदर्शिता है, जो प्रश्न पूछ रहे हैं फिजिक्स वाले सर, उनको आकर जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि हमको यहाँ डाउट होता है कि जब एनटीए परीक्षा कराती है तो उसमें से जितना अंक होता है, उसमें से सभी लोग उतने ही अंक प्राप्त करते हैं, उतने ही प्राप्त करते हैं। तो इसमें से एक साथ लोग इतने अंक कैसे प्राप्त किए? और बनाने वाला पेपर जो एनटीए का होता है, वो कठिन बनाता है, सरल नहीं बनाता है। क्योंकि इतनी जनसंख्या है, कॉलेज कम है, और इतने जनसंख्या को कम कॉलेज को अलर्ट करना होता है, तो फिर आसान पेपर बनाएगा तो उसकी सीट कम पड़ जाएगी। इसीलिए एनटीए अधिक कठिन से कठिन पेपर बनाता है। जब कठिन से कठिन पेपर बनाता है तो कोचिंग भी खुलती है, अनेक प्रकार की कोचिंग भी खुलती है, क्योंकि स्टूडेंट सोचता है कि हम घर से अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो किसी माध्यम से तैयारी करेंगे जिससे कि हमको अच्छे से सिलेक्शन मिल जाए। इसके लिए जिम्मेदार तो दोनों होंगे, लेकिन इसको सुधारने के लिए दोनों सुधारेंगे, स्टूडेंट भी, एनटीए भी और सरकार भी। क्योंकि जो गलती करता है वही सुधारना भी का काम जानता है सर। अच्छा एमे सरकार का का भूमिका होवे के चाहिए, कि सरकार के का करे के चाहिए कि सुधार हो सके? सरकार को क्या भूमिका ये होना चाहिए कि जहाँ से पेपर लीक होने की संभावना हो रही है, उस पर वो कड़ी निगरानी रखे, और पूरा जितना हमारा संविधान उनको पावर देता है, चाहे वो गलत है, जो पकड़ा जा रहे हैं गिरोह, उन पर शासन प्रशासन और संविधान के अनुसार कार्रवाई हो कि ऐसा न करे, उसको सजा हो, कि आने वाले जो भविष्य के लड़के हैं, ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। साहब अभी आवे वाले समय में यूपी का भी पुलिस भर्ती जो रहे उहो पेपर लीक भय रहा, त ओकर तो अभी सुने के आवत है कि नहीं उ पेपर फिर से हुई। तो आपके का लगत है कि नीट वाला पेपर में 25 से 30 लाख लड़का जो है मन अब उनकर जिंदगी दाव पर लगल है, तो पेपर के सरकार दोबारा करा सके, ऐसा संभावना समझ में आवत है? देखिए, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, उसको संदेह होता है 100% कि लीक हुआ है तो वो करा सकती है, लेकिन कराने के बाद जो स्टूडेंट के पास परेशानी हो जाता है, मतलब कि जो स्टूडेंट उस समय पढ़ाई के मूड में था, पढ़ाई के समय में था कि हमारा पेपर 10 दिन बाद है, अब वो पेपर दे के आया, और वो पेपर दे के आया, कुछ स्टूडेंट का अच्छा होगा परफॉर्मेंस, कुछ स्टूडेंट का गलत होगा। जो स्टूडेंट का अच्छा होगा उसके लिए ये पेपर दोबारा कराएगा तो घातक होगा, और जो स्टूडेंट का खराब होगा उसके लिए यह पेपर कराएगा तो सही होगा। इसके लिए पेपर कराने के साथ साथ जितने भी स्टूडेंट गरीब तबके के लोग थे, पेपर जब भी कराने जाते हैं, कोई भी एग्जाम देने के जाते हैं, इनके पास फोटी कौड़ी नहीं रहती है। ये किसी तरह से पापा से मांगकर, अपने गार्जियन से मांगकर, दोस्तों से मांगकर जाना चाहते हैं, जाते हैं और वहाँ पर पेपर देते हैं, तो इनकी ये अब टाइम भी जाता है और पैसा भी जाता है और इनका रिजल्ट भी नहीं निकलता है। तो सरकार यदि पेपर करा रही है पुनः, तो इस चीज़ की बात पर ध्यान दे कि जो लड़के बहुत दूर दूर से आते हैं, सेंटर बनता है बहुत दूर दूर से, तो उनके साधन का व्यवस्था करे, उनका जो खर्च है आने जाने का उसको प्रोवाइड करे। क्योंकि जो पिछले वाले खर्चे से लड़के गए थे वो तो उनका ख़त्म हो गया, लेकिन जब नए कराएंगे उसी काम को तो आप खर्चा दीजिए, सरकार को देना चाहिए ना। गलती सरकार का मानल जाए तो सरकार ने दे ही। हाँ, सरकार ने देना चाहिए, तो सरकार ठीक है पुनः कराने की कोशिश कर रही है तो कराए, लेकिन जितने भी स्टूडेंट का मांग है वो पूरा करे, कि आने जाने का खर्चा, उनको अच्छे सुविधा के खर्चा, फिर इसके बाद ये आशंका जताई जाए कि ये पेपर जो आप लोग दे रहे हैं कहीं से लीक नहीं होगा। अच्छा साहब इतना धांधली, इतना गुटबाजी, इतना
अनलीगल तरीके से जो धोखाबाजी होते शिक्षा डिपार्टमेंट, त इस शिक्षा डिपार्टमेंट में सुधार का कोनो नया तरीका हो कि सरकार के भरोसे बैठी अगर आदमी तो कुछ हो सकेला। देखिए, इसमें देखिए सरकार तो कोई भी आ जाए, चाहे हमारी भी सरकार आ जाए, चाहे अन्य भी सरकार आ जाए, जब हमारे लोग नहीं सुधरने वाले हैं तो कोई सरकार कितनों भी फोर्स लगा ले सुधरेंगे नहीं। आप कह रहे हैं कि मान लीजिए शिक्षा डिपार्टमेंट में जिस तरह से प्राइवेट स्कूल वाले बिजनेस की ओर ले जा रहे हैं, हम भी प्राइवेट स्कूल में 5-6 साल टीचर रह चुके हैं। हम देखें वहाँ का कैसा बिजनेस होता है। जो पेपर की समस्या होती है, पेपर कैसे पेरेंट्स को खुश किया जाता है, उसको हम पता है। जैसे कि पेपर आप बनाए, हम भी बनाए थे, पेपर बनाए थे, उसके एग्ज़ाम के टाइम में फिर उनको सीबीएसई भाषा के रूप में उसका रिवीजन है। क्या जो पेपर हम बनाते हैं उसमें को उसी को दोहराना चाहिए उसको। सीबीएसई बोर्ड का फंडामेंटल है। सीबीएसई बोर्ड का फंडामेंटल कि यदि हम पेपर बनाएं और उसके उस पेपर से हम क्या करें, उसको रिवीजन कराएं, तो ये हमारा मानना गलत है। क्योंकि आप यदि टीचर हैं, आप पूरे सिलेबस को पढ़ा दिए हैं, तो आपको स्टूडेंट के ऊपर हो जाएगा कि आप पेपर बनाइए, स्टूडेंट को एक भी मत बताइए। यदि वो लड़का आपके सिलेबस को अच्छे तरह से पढ़ा है, तब फाइट करता है, तब आपको हम जानेंगे कि आपके स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है। जब आप ही पेपर बनाएंगे, आप ही लड़कों को बताएंगे और पेरेंट्स के सामने कहेंगे कि हमारा लड़का 75% आया, 80% आया है, लेकिन आकर खड़ा कीजिए हमारे सामने, हम उसको 10% देंगे। भाषा की वजह से नहीं, भाषा तो काबिलियत के हिसाब से। काबिलियत के हिसाब से। हम भी आपके समय अपने डिग्गी गाँव में कराए थे टेस्ट, उसमें यूपी बोर्ड के लड़के थे, सीबीएसई बोर्ड के लड़के थे, अच्छा, कराए थे। आप तो थे ही उसमें, लेकिन आपने ये तय किया कि कहीं से यूपी बोर्ड वाले कहीं से मार खाएं? नहीं यूपी बोर्ड वाले तो मार नहीं खाता हूँ मैं। मार नहीं ना खा रहे हैं। तो यूपी बोर्ड का इतना बेहतरीन सिलेबस है, जो लड़का यदि पढ़ लेगा अच्छा से, उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अच्छा साहब, उत्तर प्रदेश सरकार और एकरे पहले हरियाणा सरकार में भी एक नियम लागू भयल है कि बहुत सारा जो सरकारी स्कूल मन या तो के प्राइवेट स्कूल के साथ अटैच कर गल आ या तो के बंद कर गल। तो इस सरकारी संस्थान जन बंद करल जाता हम शिक्षा वाला प्राइमरी स्तर पर, मिडिल स्तर पर, और ओके प्राइवेट में बदलल जाता, मत एके रोकहूँ को कोनो उपाय है कि सरकार पूरी तरीके से प्राइवेट करल जाते और सरकारी चीज़ के बंद करल चाहते। तो आप बताइए कि सरकारी संस्थान सही पड़ी या प्राइवेट संस्थान सही पड़ी? देखिए, जब लड़का मान लीजिए कि 1 से 8 तक पढ़ता है, पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा लड़का सीबीएसई बोर्ड में जाए, किसी तरह से वो इंटर पास होता है, तो फिर यही अभिभावक सोचता है कि हमारा लड़का बीएचयू में जाए, सरकारी यूनिवर्सिटी को खोजता है। जब आप 1 से 12 तक सोचे कि हमारा लड़का प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, और 12 के बाद सोच रहे हैं कि हमारा लड़का जाएगा अब सरकारी, बिल्कुल बिल्कुल। अब घूम फिर के घर ही जाना है, तो हम शुरुआत से सरकारी में पढ़ाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत से सरकारी में पढ़ाएं, और जब हमको लड़के को कोचिंग भी पढ़ाना है, प्राइवेट वाले भी कहेंगे कि हमारे स्कूल में पढ़ाई होती है, आपका लड़का कमज़ोर हो तो आप घर पर कोचिंग लगा लीजिए। हम 500 रुपया देने के बाद भी कोचिंग लगाएं तो क्या मतलब है? तो कोनो मतलब नहीं बा। फिर हम 100 रुपया देंगे, प्राइवेट में पढ़ाएंगे नहीं, हम सरकारी में पढ़ाएंगे, कोचिंग अच्छा खासा धरा देंगे। जब हमको यहाँ भी पैसा फूकना है, उसके बाद भी कोचिंग कराएंगे, तो हमारा क्या बेनिफिट है? ये पेरेंट्स को सोचना चाहिए। उसके साथ साथ जो सरकारी टीचर होते हैं वो बहुत टैलेंट होते हैं, लेकिन टैलेंट उनको दिखाने का मौका नहीं मिलता है। जो हमारे गरीब तबके के लोग जाते हैं पढ़ने प्राइमरी स्कूल के, वो टीचर भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि लड़के जो होते हैं वो प्रतिदिन नहीं जाते हैं। और टीचर और पेरेंट्स जब कंबाइन होंगे, दोस्ती करेंगे कि हमारा लड़का कितने दिन आ रहा है, आपने कितना सिलेबस कंप्लीट कराया, उसको सिलेबस को देखेंगे कि इतने इतने सिलेबस है, आपने हमारे लड़कों को क्या क्या पढ़ाया। उसके हिसाब से यदि आप सरकारी टीचर को कहेंगे तो सरकारी टीचर अपनी ड्यूटी समझकर करेगा। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं प्राइमरी वाले, वो कभी जाते नहीं है सरकारी स्कूल के टीचर को मिलने कि हमारा लड़का महीने में कितने दिन आया, कितने अटेंडेंस है, कितना कवर किया है, कैसे ये पढ़ेगा, ये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं। जब जानकारी नहीं देंगे तो सरकारी टीचर भी क्या करता है कि अपने ड्यूटी समझकर किसी तरह से पार करता रहता है। मतलब जब तक गार्जियन अपन जिम्मेदारी ना समझे तो टीचर तो मजा लेबे करी। यही बात है हमारा। अच्छा सर जी, एक सवाल और आपसे बचा रहा कि आवे वाली पीढ़ी जवन
शिक्षा में नौकरी के पीछे भागत थे। कहे से कि हर कोई पढ़ले के बाद नौकरी खोजत था, और नौकरी का सीमा इतना सीमित हुआ कि नौकरी सरकार दे ही कहाँ से। तो नौकरी के अलावा और जौन भी रोजगार का साधन हुआ, जीवन जीविका का साधन हुआ, तो लोगन के शिक्षा के बाद और का स्तर करे के चाहिए, का के अपने जीवन के जीवे के व्यवस्था करे के चाहिए, ताकि नौकरी के पीछे भागे वाली जौन भीड़ है वो एक नई दिशा में भागा। तो नौकरी के अलावा लोगन के ऐसे कौन कौन सा फील्ड है जहाँ उनके जाए के चाहिए और उनकर जीवन में सुधार होगा, ये पर आपको संदेश दे जनता के। देखिए, शिक्षा का एक उद्देश्य नहीं होता कि आप नौकरी पाएँ। शिक्षा का उद्देश्य है कि परिपूर्ण ज्ञान। जब आपके पास परिपूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो आप बिना नौकरी से भी अपनी जीविका आसानी से चला सकते हैं। तो शिक्षा का हमारे सरकार के पास उतना रोजगार का साधन नहीं है। सरकार को ये करना चाहिए कि हमारे जो युवा पीढ़ी हैं उनको स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए। जैसे जो लड़के पढ़ रहे हैं इंटर के, तो उनको किसी ऐसे संसाधन के बारे में बताना चाहिए, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में और जो मोटरसाइकिल के क्षेत्र में बताना चाहिए, जिससे कि वो अपना जो आजीविका है, जीवन दैनिक का जीवन है, वो दैनिक खर्च को पूरा कर सके। तो देखिए, नौकरी तो सभी को मिल नहीं सकती है, तो जो नौकरी मिलेगा, जिसको नौकरी मिल जाएगी तो वो 10 लोगों को बेरोजगार करेगा। जानते हैं, जैसे कि हमारे घर में हमारे भैया इंजीनियर हो गए, हम सोचेंगे कि हम तो आप काम करने की क्या ज़रूरत है, हमको काम करने की क्या ज़रूरत है, जब हमको आ ही जा रहा है पैसा, जब पेट जलेगा तभी ना हम सोचेंगे। जब घर में बड़ भाई हो ही गल है इंजीनियर, तो हमके क्या दिक्कत है, हमके क्या दिक्कत है। तो आपको यदि नौकरी करिए ठीक है, लेकिन नौकरी क्या करती है कि 10 लोगों को बेरोजगार कर देती है। उसके साथ साथ आपको होश नहीं रहता है कि हमको भी कुछ करना है। जब नौकरी नहीं रहेगी तो नौकरी करिए, लेकिन आप अपने पर डिपेंड हो जाइए कि हमको क्या करना है। और हमारे देश में कितने स्वरोजगार जो स्थापित करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, नौकरी के पीछे भगाइए ठीक है, लेकिन उनको स्किल डेवलपमेंट भी सिखाइए। जैसे कि संस्था, कौशल विभाग संस्था है, महिलाओं को संस्था खोलिए, सिलाई कढ़ाई बुनाई का। उसके साथ साथ जो लड़के हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, इलेक्ट्रिकल का खुलवाइए। फिर उसके बाद जो वर्कशॉप में काम किया जाता है उसके बारे में डिग्री दीजिए, जिसके चलते उसको एक ट्रेड मिल जाए कि उसको जॉब कर सके। और जो प्राइवेट कंपनी है जॉब करा रही है लड़कों को प्राइवेट में रखकर, तो सरकार उस पर भी कानून बनाए कि आप यदि 12 घंटा का खटा रहे हैं तो उसके छुट्टी का भी ध्यान रखें और उससे अधिक काम न लिया जाए। जो स्किल डेवलपमेंट लड़का जा रहा है उससे अधिक काम न लिया जाए, उसको प्रेशर भी नहीं दिया जाए, उसको संडे की छुट्टी भी दिया जाए। मतलब कि उसको स्वतंत्र काम करने की आज़ादी दे। जब स्वतंत्र करेगा वो लड़का, तो आपके कंपनी को, आपके देश को बहुत आगे तक बढ़ाएगा। लेकिन वो परतंत्र होकर किसी के दबाव में या किसी के प्रेशर में करेगा तो आपके देश और आपके समाज को वो परतंत्र की भावना से ही सोचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगल। भैया लोग इतना कहाई कि नौकरी के पीछे अगर पढ़ाई खूब करा, लेकिन नौकरी के पीछे बदे मत करा। नौकरी के साथ साथ आप ऐसा स्किल अपने अंदर ले आवा कि सरकार तो ऐसे ही मजबूर है, नौकरी आपको उतना न दे पाई। ये बदे सर जी के हिसाब से और हमारे हिसाब से आप अपने अंदर स्किल डेवलप करा, ताकि आने वाले समय में आप केहू को गुलाम न बन के जिया। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपके साथ बात करे का आगे भी हम लोगों से बात होती रही। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। एक बात और, चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करब आप लोग न भूलब। चैनल द विशेष समाचार, हम संदीप कुमार, अब बनारसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद।